श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया है, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। इस परिचर्चा में आज हमने 3 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। माननीय विधायक विकासनगर श्री मुन्ना सिंह चौहान, माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब और मुख्य संपादक अमर उजाला श्री अनूप वाजपेयी जी। आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। माननीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान साहब, आज़ादी से लेकर आज तक भारत के एक आधुनिक राष्ट्र बनने की यात्रा में हमारी संसद का सबसे बड़ा योगदान आप क्या समझते हैं? भारत के जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं या भारत में लोकतंत्र के उदय की बात करते हैं जी, तो कई बार मैं कन्फ्लिक्ट में रहता हूं लोगों की उस बात से सोचने से, जो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारी मदर पार्लियामेंट है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं। हमारे यहाँ तो वैदिक कालखंड में भी गणराज्य का कंसेप्ट था और बाकायदा पाटलिपुत्र में दुनिया की सबसे पहली विश्व संसद हुई थी, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट 1893, उससे बहुत पहले। लेकिन हम लोग यदि मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो हम आज़ादी के बाद से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से निकल करके हमने लेकिन दुनिया हैरान होना चाहिए कि जहां छोटे छोटे मुल्क अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इंटैक्ट नहीं रख पाए, उसको सेफगार्ड नहीं कर पाए, वहां भारत ने इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी सारी विविधता मूलक समाज होने के बावजूद, हमने निरंतर अपने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उसको एनरिच किया, उसको ताकतवर बनाया और निरंतर हम उसको इंक्लूसिव बनाते चले गए। ये सब मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि जो अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र के बारे में एक कहावत थी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो वो जो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, उस इंस्टीट्यूशन को हमें निरंतर मजबूत करने का काम किया और उसी की वजह से है कि आज ना केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है बल्कि दुनिया की सबसे समृद्धशाली डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ जितनी डिबेट्स हमारे यहाँ होती है, जितनी तमाम सारी खुलेपन के साथ बातें हमारे यहाँ होती है, दुनिया के कम देशों में होती है और इस लक्ष्य को हमने कम समय में हासिल किया है। और एक खास बात मैं और कहता हूं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत शानदार प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया, आर्टिकल 118 का, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। जो हमारी संसद है, जो हमारी राज्य की विधायिका है, लेजिस्लेचर्स है, वो अपने कामकाज की मालिक खुद है। तो आर्टिकल 118 ने वो प्रोविजन किया है जिसे कहते हैं कंडक्ट प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, कि हाउस ही अपने आप अपने कामकाज के तरीकों का निर्धारण करता है और अपने आप ही उसके बारे में रूल्स फ्रेम करता है। ये बाकायदा एक प्रकार से फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लेजिस्लेचर को है, वो दी गई है। ये अपने आप में बड़ा एक खूबसूरत वो है और हम और काजी साहब, हम लोग विधायक होने के नाते या लेजिस्लेचर का पार्ट होने के नाते हम उसी रूल बुक को लेकर के हाउस में कामकाज करते हैं। अपोजिशन में बैठे हुए उसी रूल बुक का इस्तेमाल करके सरकार को क्वेश्चन करते हैं, सरकार उसी रूल बुक का इस्तेमाल करके अपने चीजों को जस्टिफाई करता है और उसमें से हम लोग कई बार निकलते हैं जब कहीं होता है कि किसी सदस्य के काम करने में या सरकार के काम करने में या मिनिस्टर के जवाब देने में या किसी सदस्य के कोई प्रश्न पूछने में या विपक्ष के द्वारा कोई मोशन मूव करने में यदि कहीं ये लगता है कि जो रूल बुक है इसका वायलेशन हो रहा है तो उसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में रेज करते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है, ये इसके अंदर चीजें हैं। तो ये बड़ा सुंदर चेक एंड बैलेंस है, इसके लिए हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब, संसद की बात हो या विधानसभा की, इनको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देश के विकास के लिए कानून बनाने में पक्ष विपक्ष के बीच संवाद और बहस कितनी जरूरी है, आपसे जानना चाहेंगे। संवाद, विचारों का आदान प्रदान ही लोकतंत्र की आधार है और जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। और कुछ चीज़ें लिखित होती हैं, संविधान में है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें रूल बुक में, उसकी रोशनी से रूल बुक बनती है, नियमावलियां बनती हैं, फिर कुछ चीज़ें नियमावलियों में भी नहीं आती तो वो परंपराएं होती हैं, स्थापित परंपराएं होती हैं जो संसद से, उत्तर प्रदेश विधानसभा से उत्तराखंड विधानसभा में आई, उन स्थापित परंपराओं का भी पालन किया जाता है। तो उनके चलते सभी जो चुने हुए विधायक या सांसद
सदन में पहुंचते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान होता है और हर तरह का विचार वहां आता है। उन सभी विचारों को सम्मिलित करके फिर उस कानून में कमियां निकाली जाती हैं, उसकी अच्छाइयां बताई जाती हैं, उनकी आलोचना होती है। और आलोचना करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनहित होता है, किसी के व्यक्तिगत कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होते, कोई पर्सनल उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं होनी चाहिए। और उन सभी बातों को देखते हुए फिर वो कानून बनते हैं और वही कानून फिर आगे आकर जनहित में जनता के लिए सदुपयोग उनका हो सके। आदान प्रदान विचारों का यही उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का भी उत्तराखंड की बात मैं करूं, और यही संविधान निर्माताओं का भी सपना यही रहा होगा कि विचारों का आदान प्रदान हो, और वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। संपादक महोदय अनूप वाजपेयी जी, जैसा कि काजी साहब ने कहा कि जो विचारों का आदान प्रदान है उससे एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसमें मीडिया, जैसे हम चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र का, उसकी भी बड़ी भूमिका है। जो भारत के लोग हैं, जैसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, वहां तक संदेश पहुंचे कि जो विधान परिषद है, विधानसभा है या हमारा संसद, उसमें हो क्या रहा है। इस सब में जो हमारी मीडिया है, और आज डिजिटल मीडिया का युग है, अगले ही पल सूचना लोगों के बीच में होती है, कह सकते हैं हम भारत के लोगों के बीच में होती है। तो इसमें मीडिया को किस तरह से देखते हैं? मीडिया का काम एक मिरर की तरह, एक शीशा है। शीशे में जो दिखेगा वैसा ही दिखाएगा। दोनों पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मीडिया का काम उसमें एक ऐसी भूमिका का है कि जो दिख रहा है उसी को दिखाना। अब उसमें अच्छी चीजें भी दिखाई जाती हैं और बुरी चीजें भी दिखाई जाती हैं। अच्छी चीजों में क्या है कि सरकार किस दिशा में चल रही, सरकार क्या काम कर रही, जनता के हित से जुड़े हुए क्या काम है, जनता तक पहुंचेंगे कैसे, ये सारे पक्ष हो सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, वो रील दिखाई पड़ती हैं, वो इस तरीके के क्लिपिंग्स बाहर निकल के आते हैं, चाहे संसद हो, विधानसभा से, कि किसी विधायक ने कुछ अपशब्द कहा, किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी करी, या कोई ऊंघ रहा है या कोई सो रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी भी मीडिया की है, ताकि वो जनता जाने कि उसका जो प्रतिनिधि जिसको उसने चुन के भेजा वो कितना गंभीर है, वो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति गंभीर है कि नहीं। ये भी काम मीडिया का है। अगर मान लिया कोई विधायक है, वो अपनी विधानसभा की बात रखता है, या सांसद है, वो उत्तराखंड की बात पार्लियामेंट के अंदर रखता है, तो हमको लगता है कि उसके क्षेत्र के लोगों के साथ साथ देश के लोग भी जानेंगे कि ये सांसद एक्टिव है, ये विधायक एक्टिव है, सकारात्मक ढंग से ये अपनी बात रखता है। कुछ लोग होते हैं, अपना अपना सबकी शैली होती है, तो उसमें कुछ नकारात्मकता भी लोगों की होती है, उनका भी एक अपना लहजा होता है बात करने का, बात कहने का। ऐसा नहीं है, वो भी चुन के आए हैं, उनकी जनता ने उनको चुन के भेजा, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। एक सकारात्मक ढंग से भी अगर बात कही जा रही, वो भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। जो सरकार को हो सकता है नकारात्मक को अच्छा ना लगे, लेकिन अच्छा बुरा जो कुछ भी है, जैसा भी है, मीडिया की भूमिका है, उसको दिखाना चाहिए। हमको लगता है वो स्पष्टता के साथ दिखाना चाहिए। वाजपेयी साहब, अभी आपने कहा कि जो भूमिका है सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लोगों को सकारात्मक ढंग से दिखानी चाहिए, लेकिन कभी कभी मीडिया पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि किसी एक को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आरोप की बात आपने कही ना, ये सच्चाई भी बहुत सी चीजें होती है, बहुत से आरोप में होती है। मीडिया का फैलाव हुआ है, और हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो मीडिया हो गया है जी। पब्लिक के पास उसके मोबाइल पे कहां से क्या न्यूज जा रही है उसको पता नहीं है। जब आप पड़ताल करेंगे तो इसके लिए बहुत ऑथेंटिक भी आपको होना पड़ेगा कि उस मीडिया हाउस की, जिसकी एक लेगेसी है, सालों से जो अखबार निकल रहे हैं, या एक ऐसा मीडिया ग्रुप है जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी है, और वो तभी क्रेडिबिलिटी बनी है जो इतने साल से वो उसको मेंटेन करके चल रहा है। क्या हो रहा है, कुछ नई नई चीजें एकदम से हमारे जीवन में इंक्लूड होती जा रही नई पीढ़ी पे। हमको लगता है कि मोबाइल पे चलने वाली हर खबर सच है, या हर कही हुई बात सच है। किसने क्या बात कही, कहाँ की कटिंग कहाँ पे चली गई, किसने किस आगे पीछे हो गया। विधानसभा से ही 2 तरीके की क्लिपिंग निकली और उसमें दोनों को एक साथ जोड़ के चला दी गई। हो सकता है कि समाज में कोई विद्वेष पैदा कर दे, हो सकता है समाज में एक नई तरीके की कोई जागृति हो जाए, हो सकता है कि उसका संदर्भ कुछ और रहा हो, कटिंग काट के किसी ने कुछ दिखा दी तो पब्लिक के बीच में जाएगी तो एक मैसेज गलत जाएगा। हमको ये भी बहुत ध्यान रखना होगा। मीडिया की भूमिका इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी मीडिया के प्रति आरोप, जैसे आपने कहा आरोप लगाने की बात, कौन सी मीडिया पे, किस तरीके की मीडिया पे। हमको लगा अखबार में जो भी बात लिखी जाती है वो एक दस्तावेज होता है। प्रिंट मीडिया जो भी लिखता है वो डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। उस पे हम लोग खंडन भी लिखते हैं। अगर मान लिया कोई गलत बात छपती है, एक शब्द भी छपता है, तो अखबार को इस बात की गुंजाइश रहती है, और अखबार का ये धर्म भी है कि अगर कोई गलत बात उसके अखबार में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गलत छपी है तो उस पर भूल सुधार होता है। आप टीवी पे देख लिए, सोशल मीडिया पे देख लिए, कहीं भूल सुधार को दिखता है। उसने दिखा दिया, कब दिखाया, किसने दिखाया, कहाँ दिखाया, क्या दिखाया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मीडिया को एक पूरा समग्रता के साथ देखना है। तो हमको ये भी देखना होगा। दूरदर्शन है, दूरदर्शन के प्रति लोगों के
आकाशवाणी के प्रति लोगों की क्यों आस्था है कि ठीक है यहाँ जो भी बात कही जाएगी या सुनाई जाएगी दिखाई जाएगी वो ठोक बजाकर होगी, चारों पक्षों से बात होगी। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई बात आई है निकल के तो उसका विपक्ष बहुत अनिवार्य है लेना। ये मीडिया की भूमिका है। सोशल मीडिया का एक अलग तरीके का विस्तार हो रहा है। हम जब घाल मेल करके एक साथ जोड़ के देखते हैं तो हमको उसका खराब स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमको लगता है स्वरूप हमारा मीडिया का जो है भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने आपसे कहा कि हम उस शीशे की तरह हैं, जो देखेगा वो दिखाएगा। साहब, माननीय विधायक विकासनगर, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोग भी कहते होंगे अखबारों में ये छपा है, टीवी में ये आया, रेडियो में ये सुना, समाचार में ये सुना। आप किस तरह की मीडिया की अपेक्षा करते हैं? देखिए, अभी हमारे प्रबुद्ध साथियों ने, मेरे मित्र काजी साहब ने और बहुत प्रखर पत्रकार अनूप जी ने कहा, बेसिकली क्या है, जब हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखते हैं, जैसा मैंने एक शब्द शुरू में ही कहा कि बहुत एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और आपने भी खुद भी इस कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा था कि बहुत बार हम इसको देखते हैं, जब लोग बात करते हैं तो मैं बहुतों से सवाल करता हूं, हम लोग महसूस करते होंगे कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सुपीरियर है। कई बार प्रश्न उठते हैं कि पार्लियामेंट ही सुपीरियर, सुप्रीम, कई बार कोई कहने लगता है सुप्रीम कोर्ट है, कोई कहने लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है। तो देखिए कितनी शानदार बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सॉवरेन सर्वशक्तिमान भारत के लोग हैं और हम जो कुछ है वो भारत के लोग जो जो काम हमें सौंपते हैं, जो जो अधिकार सौंपते हैं, हम उनके ऑथोरिटी के अंडर उसको एक्सरसाइज करते हैं। मीडिया भी जो काम कर रहा है वो भी जो प्रीएम्बल के अंदर वो 4 बातें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइन प्रोविजन है। लेकिन अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये सबसे ज्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट रहा है पूरे देश में, कोर्ट्स में भी सबसे ज्यादा डिबेटेड ये सब्जेक्ट रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी जब कभी भी डिबेट्स होती रही तो हमेशा ये बात करके निकाला गया कि जो जिस बात को वाजपेयी साहब ने कहा, जो बिल्कुल उस बात को सपोर्ट करता है कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से फ्रीडम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक प्रकार से कहा जाता है, जैसे मैं अपने जीवन में भी कहता हूं, लोगों को जब अधिकार देने की बात आती है काजी साहब, तो अमूमन में कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। कई बार ये प्रश्न उठता था कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, शुरू में ये हुआ महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो तो परिवार के सदस्य के बिना नहीं निकलती है, पढ़ी लिखी कम, इस तरह की बातें हुई। तो हमने धीरे धीरे शुरू में कहा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और धीरे धीरे हम ये नतीजा देख रहे हैं कि चंद वर्षों में पंचायतों वगैरह जो हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उसमें प्रिवेल कर गई महिला, उन्होंने ओवरटेक कर लिया पुरुषों को, क्योंकि जिम्मेदारी उनको दी, वो जिम्मेदार बनती चली गई, उनका एम्पावरमेंट होता चला गया। इसी प्रकार से डेमोक्रेसी के बारे में भी हमारी संसद के जो पहले सेक्रेटरी जनरल रहे के.एन. कौल साहब, जिनकी हम किताब पढ़ते हैं, कॉल एंड सक्दर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट्री भी है और हम लोग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में भी उनकी किताबें पढ़ते हैं। क्यों काजी साहब? कश्यप साहब की एंड कॉल एंड सक्दर की। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, भले ही वो मेंबर नहीं हो, सेक्रेटरी जनरल, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पूरे हाउस को प्रोसीडिंग को कवर करते रहे और कोडिफाई उसको करते थे। उन्होंने लिखा, आम धारणा के विपरीत, आम धारणा क्या बनती है? आम धारणा ये बनती है लेजिस्लेचर मजबूत होगा तो सरकार कमजोर होगी। आम लोग ऐसे सोचते, सरकार मजबूत होगा तो लेजिस्लेचर कमजोर होगा, उसको कोई। उन्होंने लिखा, मजबूत लेजिस्लेचर ही मजबूत सरकार बनाते, सरकार मजबूत है तो लेजिस्लेचर मजबूत है, सरकार कमजोर है तो लेजिस्लेचर भी कमजोर है। और उन्होंने यहां तक कहा कि कभी भी लेजिस्लेचर को या सरकार को दे शुड नॉट ट्राई टू ओवरटेक ईच अदर। जिस प्रकार से अभी काजी साहब ने भी कहा, हम तो कई बार जब रूल बुक हमारी, कई बार हम कानून की बात करता हूं तो आई यूज द वर्ड कि एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहां तक कानून की सीमा हो सकती है। हम हाउस के काम के बारे में कहते हैं एज फार एज द रूल एक्सटेंड्स, लेकिन जहां रूल्स की सीमाएं खत्म हो जाती है वहां, जैसे काजी साहब ने कहा, वो सुंदर परंपराएं हैं, जो कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं, जो परंपराएं बनी हुई है, फिर हम उसका सारा लेते हैं। और सारा ही नहीं लेते, कई बार यदि रूल्स में और परंपराओं में कंफ्लिक्ट है, देन द परंपराएं विल प्रिवेल, फिर हम ये कहते हैं कि परंपराओं को हम रूल से भी ज्यादा महत्व देते हैं। तो इतनी चेक एंड बैलेंस और इतनी सुंदर, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इस बात पे थोड़ा सा हम सभी लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं। कई बार हमें सबको अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए उसमें कि क्या वास्तव में जितनी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वास्तव में हम उतना रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं कि नहीं, क्या हम वास्तव में उतने रिस्पॉन्सिबल होकर के हाउस के अंदर काम कर पाते हैं कि नहीं। तो ये चैलेंजिंग प्रश्न अपने आप से भी हमें पूछना चाहिए। कई बार इस काउंट पे निराशा भी होती है, और उस निराश होने वाले लोगों में से हम दो भी हो सकते हैं कि कई बार हम जो अपने आप से जो सवाल पूछते हैं तो उसमें अपने आप को फेल होते हुए पाते हैं कई बार,
बार कि यस, जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन में पूरी तरीके से हम लोग खरे नहीं उतरते। काजी निजामुद्दीन साहब, सर्वदलीय बैठकों की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, इनको लेके क्या कहेंगे? ये जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, इनके सुगम एवं सफल संचालन में जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं, किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है? हमारा डेमोक्रेसी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, आदरणीय मुन्ना सिंह जी बता ही रहे थे, और इसमें जनता ने जिसको चुनकर भेजा उन सबके विचार आने जरूरी हैं। ये अलग बात है कि ज्यादा लोग चुनकर जिसके आ गए वो सत्ता पक्ष हो गया और जो लोग कम चुनकर आए वो विपक्ष हो गया। लेकिन जो संविधान निर्माता हैं उनकी सोच रही है कि जो अल्पमत में लोग जीत कर आए हैं उनके भी विचारों को सुना जाए और उनके विचारों को भी सम्मिलित किया जाए। तो जो सर्वदलीय मीटिंग्स हैं वो कंसेंसस बनाने के लिए है, ब्रॉडर कंसेंसस हो जिसमें सभी लोगों की सोच, सभी क्षेत्रों की सोच, सभी लिंग्विस्टिक अप्रोच, हम कहीं तमिलनाडु का है तो उसकी भी बात आनी चाहिए, कश्मीर का उसकी भी बात आनी चाहिए। तो कहीं तमिलनाडु में दूसरा दल है, कर्नाटक में एक है, कश्मीर में एक है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग है। तो किन लोगों ने किन को चुनकर भेजा? एक बार तो दार्जिलिंग से अनअपोज्ड करके उन्हें भेज दिया, राजस्थान के जसवंत सिंह जी को चुनकर भेजा। तो किस सोच के साथ भेजा? उन्होंने अपने वहां के लोकल इश्यूज पर चुनकर भेजा। अब दार्जिलिंग का जो इशू है वो पूरे देश से अलग हटकर था। तो संविधान निर्माताओं की जो सोच रही है वो ये रही है कि एक भी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जिसको चुनकर भेजा उनकी भी बात हर विषय पर सुनी जानी चाहिए। तो ये जो सर्वदलीय बैठकों का अलग अलग मंचों पर, अलग अलग फोरम पर कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूसिव अप्रोच का ही है कि सब दलों की, सब क्षेत्रों की, सब जगहों की, सभी सोच रखने वाले लोगों की बात नीति निर्धारण के समय आ सके। अनु वाजपेयी जी, आज के जो आधुनिक जनसंचार के साधन है, माध्यम है, क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे संसद के हों चाहे विधानसभा के हों, इनको पहले से ज्यादा जिम्मेदार जो हम भारत के लोग हैं उनके प्रति बना पा रहे हैं? देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो सेल्फ मीडिया भी हो गया है, हर जितना राजनेता है वो अपने साथ एक, चूंकि माध्यम इतने मिल गए हैं सोशल मीडिया पे, उसका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तब तमाम चीजें, हर व्यक्ति आत्ममुग्ध सा हो गया है। हमको लगता है ये व्यवस्था होने से उसको लगता है फोटो डाली जाएगी, अच्छी सी फोटो, सकता है मीडिया में ना है फोटो इस एंगल वाली, तो वो अपने एंगल की फोटो छांट के अपनी बात को जो नहीं है उसको उस तरीके से पेश करके वो अपनी बात रखता है मीडिया में। तो एक माध्यम हो सकता है, वो व्यक्तिगत उनका अपना है, इस पे कोई खराब भी नहीं, किसी को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बात अपने ढंग से रख सके। लेकिन मीडिया की भूमिका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक राजनेता ये कोशिश करने लगेगा मीडिया से कि साहब ये वाली शर्ट की, ये वाली रंग की, या ये वाली फोटो, या ये ऐसे हाथ उठाते हुए या उंगली करते हुए ऐसी फोटो ही आप अपने अखबार में, हाँ आप विज्ञापन देते हैं, आप उस पोस्टर बनाइए, पोस्टर में लगने लायक है, तो वैसी ही फोटो अपेक्षा कीजिए कि मीडिया में दिखाया जाए, या जो शब्द आपने बोले हैं या जो आप उसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए, या ये वाला है इसको ज्यादा उभार के यही लाइन आनी चाहिए। वहां पे थोड़ी सी हमको लगता है दिक्कत महसूस होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता पक्ष है। विपक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाज का निर्माण ही इस तरीके से बना है। अगर बिल्कुल कोई चीज नहीं सुनी जाएगी या किसी तरीके की कोई बातें होगी तो निरंकुशता आएगी समाज में। तो समाज की बात को, और हमको लगता है मीडिया की जिम्मेदारी न सत्ता पक्ष से है न विपक्ष से है। हमारी अखबार के नाते या हमारी मीडिया के नाते हमारी जिम्मेदारी उस पब्लिक से है, जैसा बताया कि जनता के लिए उसकी जो समस्याएं हैं उनको ठीक ढंग से उठाया जा रहा कि नहीं, उनकी समस्याओं को ठीक ढंग से सोचा जा रहा कि नहीं, उस पर विचार हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। तो इसमें किसी को भी किसी तरीके का वो नहीं होना चाहिए कि सरकार को लगता है कि नहीं ठीक है खबरें छपेंगी या खबर दिखाई जाएगी, कहीं कोई किसी तरीके की परेशानी है लोगों की, तो क्या है, लोग अगर परेशानी में है तो सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी है कि उस परेशानी को दूर करे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस परेशानी को ठीक ढंग से उठाए या उसको आत्मसात करे अपने साथ। मुन्ना सिंह साहब, आपका बहुत लंबा अनुभव है विधायी कार्यों का, संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं और प्रक्रियाओं का। क्या परिवर्तन देखते हैं आप जब आप शुरू में विधायक बने थे तब से और अब तक? देखिए, 2-3 चीजें मैं बहुत प्रमुखता से उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। अभी अनूप जी ने कहा, हम लोग भी ये बात सुन करके ही बड़े हुए, और एक प्रकार से राजनीति के छात्र के नाते यही कि प्रेस एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। जी, पहले हम देखते थे कि मीडिया खालिस तथ्यों को रिपोर्ट करता था। यूपी असेंबली में खालिस तथ्यों को रिपोर्ट करता था, क्वालिटी मटेरियल ऑफ द फैक्ट कि वो सत्ता पक्ष में विपक्ष में कौन है क्या, खालिस। तो वो जबरदस्त उस रिपोर्टिंग की और उस कंटेंट का बड़ी विश्वसनीयता थी। आज की तारीख में दुर्भाग्य से बहुत सारी जगह तमाम सारे मीडिया ग्रुप्स का भी अपना एजेंडा रहता है। मैं क्षमा चाहूंगा वाजपेयी जी के साथ ये बात कहते हुए, उनका भी अपने एक एजेंडा रहता है।
मीडिया यदि कवर कर रहा है हाउस को, तो मेंबर ने या मिनिस्टर ने या स्पीकर ने जो कहा है उसको रिपोर्ट करने का स्वतंत्र रूप से पूरा अधिकार है। लेकिन आप उसको कंप्लीटली डिस्टॉर्ट करके और अपने व्यू पॉइंट को उसमें सुपर इम्पोज करके और मेरी बात बना दें, तो ये तो अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी कहा गया कि मैं ये मानता हूं कि हाउस के अंदर जो कुछ हम बात करते हैं, हाउस के बाहर भी प्राइवेटली एक हाउस चलता है जिससे हम लॉबी कहते हैं। वहां पे बैठ करके भी बहुत सारे कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बहुत सारी बड़ी सदा संहिता के साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जी। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के जब अनौपचारिक चर्चाएं होती है, अनौपचारिक चर्चाएं को भी केवल एक हास्य व्यंग से बाहर भी यदि निकल करके चलें, तो उससे भी कई बार कई सामाजिक विषयों पर एक दिशा देने का काम उसके अंदर होता है। इसलिए आपने जो एक प्रश्न किया था कि जो मल्टी पार्टी फोरम्स होते हैं या जो ऑल पार्टी कमिटीज होती है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि कई बार आप सदन के अंदर देखते होंगे कि बड़े तीखी बहस होती या बहुत कई बार चाहते हुए अनचाहते हुए आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। लेकिन जब भी उसी हाउस की जब कमेटी होती है, कोई हाउस की सेलेक्ट कमेटी है या कोई सर्वदलीय बैठक है, समिति बनी है कोई हाउस की, कोई जब कभी आप उसकी प्रोसीडिंग को देखेंगे तो हाउस के अंदर जो चीख पुकार होती है, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उस तरीके का माहौल कमेटी के अंदर नहीं होता। कमेटी के अंदर एक एक सदस्य की एक एक बात को हर दूसरा सदस्य बहुत सीरियसली लेता है, चेयर भी बहुत सीरियसली लेते हैं और एक प्रकार से 90-99-95% केसेस में एक प्रकार से कंसेंसस ड्रॉ करने की हमारी सबकी कोशिश होती है कि कमिटीज के अंदर जो चीजें निकल करके आए, जो प्रतिवेदन कमेटी का बने, वो लगभग उसमें पूरे के पूरे सभी पार्टी के सदस्यों का कंसेंसस हो। सब में नहीं भी हो पाता है, लेकिन अधिकांश केसेस में वो कंसेंसस उभर करके उसके अंदर आता है। तो साथ ही साथ ये बात भी है कि हो सकता है कुछ चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टोइंग दी पार्टी लाइंस, हाउस के अंदर सदस्य कुछ बात कहते हैं, बट जब स्मॉलर हाउस में जाता है, कमेटी को भी हम लोग एक्सटेंडेड हाउस कहते हैं, जो हाउस की जो कमिटीज होती है उसको भी हम मिनी हाउस कहते हैं, उसे भी एक्सटेंडेड हाउस कहते हैं। वहां जब बैठ के क्लोज रोड डिस्कशन करते हैं तो उसमें अधिकांश में कंसेंसस उभर करके आता है। कुल मिलाकर के ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, लेजिस्लेचर की भी जिम्मेदारी है, आमजन की भी जिम्मेदारी है कि आमजन भी, जैसा अनूप जी ने कहा, आजकल समस्या ये हो गई है कि आप अपना ही कैमरा लगा लीजिए, कोई पूछ रहा है खुद ही अपने सामने रख करके अपने रिकॉर्ड कर दीजिए, जिसको जो मर्जी गाली दे दीजिए, जिसके बारे में जो मर्जी कुछ कह दीजिए, जो मनगढ़ंत कुछ आ रहा है वो आरोप लगा दीजिए, जो कुछ अपने आप को महान बता सकते हो अपने मुंह से अपने आप को बताते चले जाइए। तब इसमें बड़ा एक वास्तव में, और उसमें भी आग में घी का काम एक और हो गया जब से एआई टूल्स आ गए। एआई टूल्स में तो अब आपको ये भी 100 बार सोचना पड़ता है कि ये जो कहा जा रहा है ये आवाज आपकी तो है नहीं, ये जो चेहरा जो दिखाया जा रहा है ये चेहरा आपका है नहीं, ये तो डीप फेक है, ये तो आवाज डीप फेक है, ये तो एआई से जनरेट किया गया है। तो अब तो चैलेंजेस कई तरीके के आ गए, मीडिया के सामने भी एक गंभीर चैलेंजेस है। बिल्कुल ठीक है। फिर अब आप उसमें कॉपीराइट वगैरह फलाना ढिमकाना कहाँ उलझेंगे, क्या क्या करेंगे। तो हमें बहुत इसमें जितना हम टैक्स सेवी होते चले जा रहे हैं, उतने ही हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं, जिसे कहना चाहिए चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही है। काजी निजामुद्दीन साहब, जैसे अभी मुन्ना सिंह साहब ने कहा, जो हाउस होता है उसका शोर शराबा ये सब चीजें तो बाहर जो मीडिया है वो कवरेज कर देता है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, कमेटीज हाउस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है वो, वहाँ जो कंसेंसस होती है, हर व्यक्ति की बात बड़े कायदे से सुनी जाती है। ये चीजें प्रेस क्यों रिपोर्ट नहीं करती? इससे तो हमारे जो बाहर का जनमानस है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उनके मन में भी एक भाव आएगा, वाह हमारी परंपराएं कितनी शानदार है। ये चीजें क्यों नहीं लोग जान पाते हैं? संसद का शोर शराबा हंगामा, उसके बारे में ज्यादा पता चलता है हमारे लोगों को। एक दिन पत्रकारिता दिवस पर मुझको बुलाया गया जी। देहरादून प्रेस क्लब की बात है, तो मैंने अपनी बात वहाँ रखी और मैंने उनके सामने अपनी सोच रखी। आमतौर पर संसद या विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें जो सामान्य रूप से देखने वाले लोग हैं, सुबह को अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, वो यही पढ़ पाते हैं। कम फॉलो करने वाला व्यक्ति यही समझ पाता है कि हंगामा हुआ, हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। चौथे स्तंभ से सोच रखी मैंने वहाँ, क्या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में सिर्फ हंगामा ही होता है?
क्या वहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन से लेकर न्यूक्लियर साइंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम कृषि, युवा, बेरोजगार, किसान, खेती, विदेश नीति या उत्तराखंड में आए कानून व्यवस्था, भूमि या पलायन या इन पर चर्चा नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन मैं अगर किसी दिन पहाड़ की खेती पर, मंडुआ पर अगर मैं अपने विचार रखता हूँ, या मैं उत्तराखंड में हरिद्वार में गन्ने की फसल पर मैं अपने विचार रखता हूँ, या मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स की आंकड़े रखकर उस पर मैं अपने विचार रखता हूँ, तो किसी एक अखबार के 6 पेज के 7वें कॉलम में 3 लाइनें मुझे भी मिल जाएंगी। 3 दिन 5 दिन सदन चलेगा तो 3 दिन मुझे यहाँ जगह मिलेगी। मैं अगर ये चाहूंगा कि मुझे फ्रंट पेज मिले सुबह को, तो मैं भी जाऊंगा, किसी इशू को लूंगा और बीच वेल में जाकर अखबार लेकर एक कागज का टुकड़ा लेकर ऐसे मैं फाड़ कर फेंक दूंगा, मुझको फ्रंट पेज का फोटो मिलेगा। थोड़ा मेरा अपने चौथे स्तंभ से, मेरे पत्रकार भाइयों से मेरा आग्रह है कि अखबार फाड़ने वाले, कागज फाड़ने वाले को, शोर मचाने वाले को 7वें पन्ने पर ले जाएं, 2 लाइन उसे दें, लेकिन जो अच्छी एक एकेडमिक बहस कर रहा है, इशू रेज कर रहा है, इशू बेस्ड कोई बात कर रहा है, आंकड़ों के तथ्यों के तहत कोई बात कर रहा है, उसको फ्रंट पेज दें, मेरा आग्रह है। तो कल को क्यों फाड़ता है साहब कागज आदमी, क्यों कुर्सी पर चढ़कर खड़ा होता है, क्यों बेंच पर खड़ा होता है, क्यों मेज पलटता है, क्यों माइक उखाड़ने की कोशिश करता है? वो इस वजह से उखाड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने इलेक्टोरेट जिससे वो चुन कर आ रहा है, जिन लोगों को वो दिखाना चाह रहा है कि उनका प्रतिनिधि कुछ कर रहा है, भले ही वो कंटेंटलेस हो, लेकिन उसको लोग देखेंगे भाई हमारा नेता, हमारा विधायक हमारी लड़ाई लड़ रहा है, भले ही वहाँ कंटेंट जीरो है। वो अगर फ्रंट पेज पर या मुख्य रूप से सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उसको दिखाया जाए, ये मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वो तथ्यों पर बोल रहा है उसको मेन स्ट्रीम में रखिएगा और जो थोड़ा इस तरह की आचरण कर रहा है उसको पीछे रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कागज फाड़ने वाला, माइक उखाड़ने वाला भी तथ्यों के आधार पर बोलना शुरू करेगा। कंपिटिटिव अप्रोच आएगी, हमें तथ्यों के आधार पर बोलना पड़ेगा, जनहित के विषयों पर बोलना पड़ेगा, तो ही हमें मीडिया कवरेज मिलेगा, वरना हमको मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये एक जनप्रतिनिधियों में, जो विधायक सांसद हैं, उन लोगों में भी एक फीलिंग डेवलप होगी, क्योंकि जो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है बड़ी कैलकुलेटेड होती है। वो कैलकुलेशन के साथ करते हैं कि भाई आज क्या किया जाए। उसने कहा जी आज ये करते हैं, आज जो है ये विषय लाएंगे और हम जो है सदन में हंगामा शुरू हो जाएगा, और सदन में हंगामा शुरू होते ही हमारा कवरेज बढ़ जाएगा। मीडिया अगर अपनी अप्रोच को बदल दे, कवरेज उनको ज्यादा मिले और शोर शराबा करने वालों को कम मिले, तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अनूप वाजपेयी जी, जैसा कि काजी निजामुद्दीन साहब बोल रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि शोर शराबा करते हैं सदन के अंदर और तथ्यों की बातें कम करते हैं, खास तौर से कहें हम भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा कम करते हैं, उन लोगों को तो आप फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है, वहां पर स्थान मिलेगा। और जो तथ्यपरक बात करेंगे, जो हम भारत के लोगों की संवेदनशील बातों को बहुत ही संजीदगी से उठाएंगे, उनको तो आप 5वें 6ठे और पता चला 3 लाइनों में समेट देते हैं। और कहीं कहीं बहुत ही काबिल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इतना ज्यादा हाइप नहीं मिलता, इतना ज्यादा अखबारों में कवरेज नहीं मिलता। देखिए, एक खंबा जो है दूसरे खंबे पर अपना बोझ डालना चाहता है। काजी भाई ने भी कहा करना इनको है, सदन के अंदर कौन लोग कर रहे हैं, मीडिया तो नहीं कर रहा है। सदन के बाहर तो सदन के बाहर भी, सदन के बाहर जैसे मुन्ना भाई ने कहा कि कमेटियों की बैठक होती है, उसमें बड़ा सौहार्द रहता है। तो जब वहाँ सौहार्द हो सकता है वहाँ मीडिया नहीं होती ना, संसद वहाँ मीडिया नहीं, माफ कीजिए, यही कह रहा हूँ, यही यही कह रहा हूँ, संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर भी वही दृश्य हो सकता है जो कमेटियों में हो सकता है। हम कितना गंभीर हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर जहां तक बात हुई, अगर किसी विधानसभा के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा ही है जो मसलमैन है या जो डील डॉल का दिखाने वाला है जो है, तो ये चयन उनका है, जनता का है। तो जैसा समाज का जो अंग चुन के जाएगा, समाज वैसे ही दिखेगा। अगर वो दृश्य दिख रहा है तो क्यों नहीं दिखाना चाहिए? अगर कोई गाली गलौज अंदर कर रहा है तो उसको क्यों नहीं पब्लिक के सामने आना चाहिए? अगर वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों नहीं बाहर आना चाहिए? अगर वो गंभीर विषयों पर बात नहीं करना चाहता है, सरकार या विपक्ष मिलकर कुछ आपस में तय कर लेते हैं किसी कमरे में बैठ के, और फिर संसद नहीं चलती है या विधानसभा नहीं चलती है, तो उसमें भी मीडिया का दोष कहां से? दोष हमको एक दूसरे पे मढ़ना नहीं होगा, बदलने की बात है, सबको बदलना होगा। हम भी समाज के अंग हैं, हमारे लोग भी जो हैं सब इसी समाज से आए हुए लोग हैं। तो जो दृश्य है, पहले तो कैमरे नहीं थे उस तरीके से, अब तो देखिए जगह जगह पे कैमरे लगाए गए, सब कुछ है। बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं संसद के अंदर भी, विधानसभाओं में उसको कहते हैं कि नहीं इसको हटा दिया गया कार्रवाई से। मतलब इतना वो खराब चीज थी कि समाज में मैसेज नहीं जाए, इसलिए कहा जाता है ना। तो मीडिया उस बात का ध्यान रखती है, उन बातों को फिर हम लोग प्रिंट में या उसको नहीं दिखाते हैं, उन चीजों को छुपाते हैं, सेंसर कर देते हैं। ये नियम है जो हमारे साथ भी बंधा हुआ है। लेकिन वही बात हुई कि बदलने की बात सिर्फ मीडिया पे, तो अपने खंबे का बोझ आप हम पे डालेंगे तो ये भी खंबा इसीलिए चरमरा
आ जाएगा। श्रोताओं, इसी नोट पर हम इस परिचर्चा को विराम देते हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र में हर आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। आप तीनों मेहमानों, माननीय विधायक विकासनगर श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब और माननीय संपादक अमर उजाला श्री अनूप वाजपेयी जी, आप तीनों मेहमानों को परिचर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका पर अपने विचार विस्तार से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता निश्चय ही आप तीनों वक्ताओं की जो वाणी है, जो विचार हैं, उनसे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।